नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। दमदार 10 के सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। टैरिफ को लेकर जारी तल्खी के बीच भारत और अमेरिका के रिश्ते का नया टोन सेट होना शुरू हो गया है। दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी के बीच एक बार फिर से डिप्लोमेटिक लाइन एक्टिव हो गई है। बड़ी खबर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच में फोन पर बात हुई। जयशंकर और रूबियो के बीच ट्रेड डील को लेकर क्रिटिकल मिनरल्स और इंडो पैसिफिक मामले पर चर्चा हुई और अगले महीने दोनों के बीच में मुलाकात भी संभव है, ये संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है। ट्वीट करके रूबियो ने, जयशंकर ने इस बारे में पूरी जानकारी दी। हालांकि जिस तरीके के संबंध हाल के दिनों में रहे हैं अवधेश जी, उसके बीच में इस तरीके की चर्चा होना, बातचीत होना, नहीं आशा रखें? नहीं, प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर अमेरिका के नेताओं से भारत के नेताओं की जो विदेश मंत्री वगैरह की बातचीत होती ही रही, लेकिन सर्जियो गौर को जब से डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशली भेजा है जी, और उनको कुछ टास्क दिया है, उन्होंने आते आते जो बयान दिया था कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते अहम है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। भारत महत्वपूर्ण हमारा जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है और ट्रेड डील भी पर हमारी बातचीत हो रही है, होगी। उसके बाद सर्जियो गौर ने, चूंकि जब राजदूत आते हैं तो मुलाकात करते हैं ना विदेश से, तो उसके फिर उन्होंने मार्को रूबियो और इनके बीच बात भी करवाई, तो मिले, उसके बाद बताया। तो जो बातचीत हुई है वो दोनों में बातचीत में केवल इतना हुआ है, अभी बातचीत हुई है कि भाई हमारी ट्रेड डील है, उस पर बातचीत होगी और दोनों पहुंचेंगे। और आपको मालूम है कि अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी यानी वाणिज्य मंत्री ने बाजाप्ता और कैमरे पर बयान दिया कि ट्रेड डील तो हो गया था, लेकिन यह था कि वो नरेंद्र मोदी फोन करें ट्रंप को। अवधेश जी, मुझे वो शेर याद आ रहा है कि हम खुशी से मरना चाहते अगर तेरी बात पे एतबार होता। देखिए, ये सारी बातें कहने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती है। असली बात तो ये है कि टैरिफ पे टैरिफ 25% और आ गया, तो ये हमें तो नतीजे चाहिए। बातें कहना, आज आप जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दें, क्या करता धरता तो तमाम नहीं, छोड़ नहीं दिए, मतलब उनको छोड़ के बातचीत तो हो ही रही है। क्यों उनमें बातचीत नहीं हो रही? जब हम डोनाल्ड और नमस्ते ट्रंप और दुनिया भर की बातें करते थे, देखिए इसका जवाब चाहिए, राजनीतिक रूप लोगों को जवाब चाहिए। क्या ऐसी बात है, क्यों इतनी दोनों में जो था एक अच्छा, दो विश्व के बहुत बड़े नेता हैं और विश्व की शांति का भी बहुत बड़ा प्रयास कर सकते हैं, उनमें इस तरह का संवादहीनता है। सर ऐसा है, नहीं सुनो एक मिनट, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध से पूरा पश्चिम यूरोप पार्टनर था। एक यूरोप के देशों को ट्रंप ने अपनी नीति के तहत जो है नाराज कर दिया है। व्हाइट हाउस के अंदर तो ट्रंप के दोस्त थे। नहीं सुनिए, उतने बड़े, अरे भाई सुनिए, आप जानते हैं कि दोस्त है। भारत अपनी मतलब नेशनल इंटरेस्ट के तरह, नरेंद्र मोदी क्या कहे कि आप हमारे दुश्मन है सामने, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेशनल इंटरेस्ट से समझौता नहीं किया। सुनिए, इसलिए अमेरिका को समस्या है कि ये देश तो, पाकिस्तान तो हमारे हाथ में रहेगा, लेकिन भारत का चूंकि अपनी महत्वाकांक्षा है कि विश्व में हमारी भी एक दिशा के हो और हमारे साथ देश रहे, तो उसमें दिक्कत आती है। जब आप इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बातचीत है, फील गुड फैक्टर तब होगा जब ट्रेड डील हो जाएगी। अभी ये केवल एक चर्चा के ही स्तर पर है। बात ईरान की भी करनी चाहिए, जिसे लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का अलार्म बज रहा है। ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई की सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 17वें दिन 190 से ज्यादा शहरों में खामेनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। ईरानी सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के कत्लेआम का आरोप लग रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर 2500 से ज्यादा लोगों की गोली मारकर हत्या की जा चुकी है। हालांकि लोग मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा बता रहे हैं। वहीं आज ईरान में प्रदर्शनकारी को सरेआम फांसी पर लटकाया जा सकता है। इरफान सुल्तानी नाम के इस प्रदर्शनकारी को आज हिंसा करने और भड़काने के आरोप में चौराहे पर फांसी दी जा सकती है। ईरान में हो रहे नरसंहार की रिपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप बेहद गुस्से में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को वार्निंग दी है। अब वो वार्निंग क्या है वो आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, क्योंकि जो भी कत्लेआम हो रहा है वो सबके सामने हो रहा है। तेहरान का वीडियो है जिसमें लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें हैं। दावा यह किया जा रहा है कि सुरक्षा बल निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर मशीन गन से फायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें,
और गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं, प्रदर्शनकारी लाइब्रेरी फूंक रहे हैं। अब जितने सरकारी गैर सरकारी जो संस्थान हैं उनके ऊपर हमले होने लग गए हैं। इस बीच ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखें। अमेरिका की मदद रास्ते में है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से ये भी कहा कि वो संस्थाओं पर कब्जा कर लें। And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw. अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हेल्प इज ऑन द वे, यानी कि अभी मदद रास्ते में है। इसका मतलब क्या है कि B-2 बॉम्बर रास्ते में है? देखिए मीनाक्षी, बड़ा गंभीर मामला है और वहाँ की ईरान की जो अंदरूनी हालात हैं बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। लेकिन अमेरिका क्या करेगा? क्या वेनेजुएला की तरह वो भी वहाँ ईरान के खलीफा बनना चाहते हैं? देखिए दूरी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ के ऊपर बॉम्बर्स तो कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन बॉम्बर्स का वहाँ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ईरान एक बहुत बड़ा देश है, 9 करोड़ से ज़्यादा उसकी जनसंख्या है, वहाँ एक मतलब राजनीतिक रूप से शांति स्थापित करना वहीं के लोग तय कर सकते हैं और उन्हीं लोगों को तय करना है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो हैं वो बहुत सारे बचकाने भी हैं और बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कहते हैं ब्रेविडो के हैं, वो व्यवहारिक कहीं से नहीं है। और वो पूरा पश्चिम एशिया में मीनाक्षी अगर किसी तरीके का मिलिट्री इंटरवेंशन होता है तो बहुत बड़ी उथल पुथल मच जाएगी। गाजा में इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ तब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे? अगर यही बात है कि मानव अधिकार का हनन हो तो उसकी परिभाषा एक जैसी होनी चाहिए। कोई 2000 किलोमीटर में मामले बदल नहीं जाने चाहिए। वो मानव अधिकार तो वो अपने एंगल से देखते हैं, ये बात तो हम हमेशा से कह रहे हैं, लेकिन ईरान में अब क्या होने जा रहा है? देखिए, जो चाहिए की बातें कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं, क्या हो सकता है अभी इस समय, क्या संभावना है? क्या संभावनाएं हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि दुनिया में कई ऐसे कदम उठाए हैं जो आपको स्वीकार नहीं है, इसलिए हर चीज में उनको खलनायक आप नहीं बना सकते हैं। आखिर 1979 के क्रांति के बाद का दृश्य, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर इनको ध्यान में हो तो जिस ढंग से इस्लाम के नाम पर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए और वहाँ दूतावास, अमेरिकी दूतावास में घुसे सारे को हाथ बांधा गया, वहाँ दूतावास के जितने थे सब कर्मचारी थे सब बंधक बना के रखे गए, उसमें आग लगाया गया। और आज तक अमेरिका का मतलब जो फिजिकल दूतावास होता है वो नहीं है, वहाँ वर्चुअल दूतावास से काम चल रहा है। और दुनिया की शक्तियों के बीच पश्चिम यूरोप हो, अमेरिका हो, उसका एक लक्ष्य रहा है कि यहां से आयतुल्ला के शासन का अंत किया जाए। ये उनका घोषित एम है। जो इविल राष्ट्र घोषित करते थे उसमें ईरान था, उसमें उत्तर कोरिया था, उसमें चीन होता था, सीरिया होता था। तो इविल राष्ट्रों में उसको मानते हैं, तो उनका तो लक्ष्य है, वो अमेरिका का नेशनल मतलब एम है, ऑब्जेक्टिव है वहां से उसको खत्म करना। लेकिन किम जोंग उन से यही डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात भी करते हैं। इस समय की परिस्थिति क्या है कि हम लोग जो कह रहे हैं, देखो वहां इस्लामी शासन है, उसके देखिए वहां विद्रोह के साथ क्या होना चाहिए, हम कह रहे हैं ना सरेआम फांसी दे देना। ये इस्लाम की मान्यता के अनुसार वो अपना काम करेंगे, लोगों को मारेंगे, काटेंगे, क्योंकि आप इस्लाम का विद्रोह का मतलब आप उस जो 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 जो, जो खुदा और अल्लाह है उसके शासन का विद्रोह कर। यहाँ धर्म की व्याख्या करना उदय जी नहीं, तो वहाँ इस्लाम कानून है, इस्लामी देश तो 45 है, इस्लामी देश तो 45 है। मैं बस इसमें एक बात ऐड कर दूं अवधेश जी, रशीद जी, जो वहां पे महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रही हैं कि उनके ऊपर धर्म के का जो लबादा उन्हें जबरदस्ती उड़ाने की कोशिश की जा रही है, वो बुर्का फेंक रही है, हिजाब फेंक रही है, वो उसी ऑटोक्रेट मानसिकता के खिलाफ कर रही है। जी बिल्कुल। देखिए मीनाक्षी, आप बिल्कुल सही बात कह रही है, वहाँ महिलाओं के जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है और इस तरीके की चीजें वहाँ बहुत ज्यादा थोपी जाती है, लेकिन उसको किसी धर्म विशेष से जोड़ना मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि वो आप अल्जीरिया में देखिए, आप मोरक्को में देखिए,
आप मलेशिया में देखिए, आप इंडोनेशिया में देखिए, ये तो आप इस्लामी ईरान शासन है ना सर, इस्लामी शासन वहां भी है। एक एक करके सर बात करेंगे। देखिए ये तो मेरा कहना ये है कि शरिया का इस्लाम शासन है ना, ये एक बहुत ही मौलिक बात है, और तमाम धर्मों के साथ हो, इस्लाम के साथ ज्यादा है। 45 देश हैं जो अपने आप को मुस्लिम देश कहते हैं, वहां आप जाइए तो वहां समाज में अलग अलग तरह की उसकी व्याख्याएं हैं। भारत में अपना इस्लाम है, सऊदी अरब में अपना इस्लाम है, ईरान में अपना इस्लाम है। इसको इस्लाम से हम इसको राजनीतिक चश्मे से देखें तो बेहतर रहेगा। अच्छा सुनिए, आप जानते हैं पाकिस्तान में आप देखिए इस्लाम का दुरुपयोग होता है। आप जानते हैं कि ईरान में इस्लाम के नाम पर ही शासन बदला गया, उसकी एक अलग क्रांति हुई, वामपंथियों की क्रांति की तरह एक इस्लामिक क्रांति की कंप्लीट रूप से। और आयातुल्लाह का जो खिताब होता है, आपको मालूम है कि आयातुल्लाह का खिताब एक खलीफा की तरह का है शिया धर्म। आपको ये भी पता है कि वो शिया धर्म की वो है, तो ही ना देश में अगर आप देखें तो 70% से ज्यादा सुन्नी लोग हैं। हाँ, मैं जानता हूं। तो 70% तो वैसे बाहर हो गए। तो उन्होंने आयातुल्लाह का जो पदवी होती है वो सुन्नियों के खलीफा की तरह है, उन्होंने उसी का, वहाँ इस्लाम का शासन है, वहाँ का मौलिक अधिकार, वहाँ फंडामेंटल राइट जैसी चीज नहीं है, वहाँ दूसरी दो बातें हैं मैं जो मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे। पहला तो ये कि अब ईरान में क्या होने जा रहा है, क्या कोई फुल फ्लेजेड वॉर होने जा रही है? खामेनेई सामने आकर इस जंग का नेतृत्व करेंगे? क्योंकि अभी तक खामेनेई कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी बातें आ रही हैं। क्या फुल फ्लेजेड वॉर होगी? पहला सवाल। मुझे नहीं लगता। देखिए ये ईरान का आंतरिक मामला है। ईरान में कोई राजनीतिक दल या अगर मतलब ताकत के जोर के ऊपर वहां का कोई ऐसा ग्रुप आता है और खमेनेई को परास्त करता है, वो वहां का मामला है। देखिए इसको कोई तीसरा देश जो है वहां आके इंटरवेंशन, खासतौर से अमेरिका और इजराइल जो है, वहां तो ईरानी खुद लामबंद हो जाएंगे, क्योंकि आस्था की मामला जो होता है मीनाक्षी, वो बहुत गहरा होता है। प्रदर्शन अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, और जहां आप जैसा कह रही है वो मानव अधिकारों का या महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा चरमरा गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 9 करोड़ लोगों को कोई दूसरा आदमी आकर के उनको रास्ता दिखाए। दूसरा सवाल ये, रेजा शाह पहलवी क्या उनका शासन मंजूर करेंगे? कोई भी देश, इससे बिल्कुल मैं सहमत हूं कि अमेरिका का ज्यादा हस्तक्षेप वहां आंतरिक गृह युद्ध में परिणत कराएगा। पहली बात है तो अमेरिका भी इस बात को समझता। अभी आप बम नहीं गिरा सकते हैं जब जनता का विद्रोह होता है, तो क्या अमेरिका की प्लानिंग जो है 2-3 स्तरों की हो सकती है कि क्या रेजा पहलवी को वहां एक ऐसी स्थिति पैदा करके वहां उतारो और वो सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी भेजने के बाद अगर उन्हीं के साथ कुछ हो गया तो ईरान के लोगों के लिए एक लीडरशिप नहीं रहेगा, विद्रोह के बाद किसको नेता बनाए। एक तो वो हो सकता है। सेकेंड, उनकी प्लानिंग होगी कि वो ढूंढ रहे होंगे आयतुल्लाह खामेनी अभी इस समय है कहाँ। तो अगर वो इजराइल के जो जासूस वगैरह अगर पता लगा लिया और वहां उन्होंने उसको आयतुल्लाह खुमैनी पर उन्होंने सीधा अटैक किया या उनके उस गार्ड पर, तो वो एक बड़ी चीज उसमें हो सकती है। जो तीसरी स्थिति होती है कि जो वहां का सेंट्रल बैंक वगैरह है, जो मेन वहां का वो करता है, क्या वहां को करके उस पर कोई कब्जा करके और वो ईरान की, क्योंकि 25% जो लगाए हैं ना वहां की गिरती हुई इकोनॉमी के खिलाफ, एक प्रकार से वो इकोनॉमिक वार है वो, कि आपका और ध्वस्त हो। तो आने वाले समय में हमको दिखाई देगा, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज या कल आयातुल्लाह के जो ये आयातुल्लाह शासन है, इस्लामिक शासन, इसके पक्ष में ईरान का बहुत बड़ा बहुमत नहीं है। ईरान की मुश्किलें जो हैं वो सामने दिखाई दे रही हैं। वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, वो हो सकता है धार्मिक कट्टरपंथ से जुड़ी हुई हैं, वो महिलाओं के अधिकारों से भी जुड़ी हुई हैं। उसमें डोनाल्ड ट्रंप कुछ फायदा ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ ग्रीनलैंड की मुश्किलें जो हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप की ही दी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री को सीधी धमकी दी। ट्रंप ने यह साफ कहा कि ग्रीनलैंड के पीएम आने वाले वक्त में मुसीबत में होने वाले हैं। दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयान पर वहां के पीएम जेम्स फेडरिक निल्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और वे लोग डेनमार्क के साथ रहेंगे। लेकिन अब जब ट्रंप से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप मादुरो के बाद अब ग्रीनलैंड के पीएम को भी उठवा लेंगे। Who said that? Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him. आप समझ रहे हैं, ग्रीनलैंड के पीएम ये कह रहे हैं कि हम बिकाऊ नहीं हैं, और उस पर ट्रंप ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम, ये उनकी समस्या है। और जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया वो वहां भी कर सकते हैं। ग्रीनलैंड में कोई
कोई गृहयुद्ध जैसी स्थिति है, ना वहाँ कोई राजनीतिक अस्थिरता है, ना वहाँ महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो देखिए ये हमें इंटरनेशनल उसका समझना होगा कि ये पहले आज से 100-150 साल पहले जो दुनिया में एक छीना झपटी का माहौल था वही डोनाल्ड ट्रंप उसको कर रहे हैं, और उसके लिए पूरे विश्व को, जो सभ्य विश्व है, उसको लामबंद होना पड़ेगा, लोकतांत्रिक देशों को, और उसमें भारत की भी एक भूमिका है, क्योंकि इस तरह की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। सर एक तस्वीर दिखानी जरूरी है। एक तस्वीर जो है, आज पोंगल पर्व भी मनाया जा रहा है, आप मकर संक्रांति कह लें, असम में बिहू कह लें, या फिर आप दक्षिण में पोंगल कह लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पोंगल मनाने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गायों की पूजा की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है, अलग अलग तरीके से पर्व मनाया जाता है। वही असम की आप बात कर ले तो वहाँ पर पीठा बनाया जाता है, तिल खाया जाता है। यहाँ हम पूरब की भी बात कर लें, उत्तर की भी बात कर लें, लेकिन दक्षिण की राजनीति है, और ये इंटरेस्टिंग है। हम लोगों के पास भी ये राजा जी मार्ग पर रहते हैं, और ये बहुत अच्छा उन्होंने मुरुगन साहब ने बुलाया था, और काफ़ी निमंत्रण है इसमें बीजेपी के लोगों को भी जाने का। तो हम लोग यहाँ कम संख्या देख रहे हैं, लेकिन बाहर लोगों की काफी हो सकता है इतना ही। और देखो तमिलनाडु में तमिलनाडु की जो दो प्रकार की पॉलिटिक्स है ना, एक द्रविड़ और एक सनातन पॉलिटिक्स। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो एक दूसरी धारा को बता रही है कि तमिलनाडु में यही धारा नहीं है, उसकी दृष्टि से इसका एक महत्वपूर्ण संकेत है कि जो हमारे यहाँ के आप देखेंगे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता जा रहे हैं वहाँ उन्हीं प्रकार के पर्व त्योहार में और परंपराओं में शामिल हो रहे हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान का एक आया जहाँ की वो बुल जो है, सांड जो है वो दौड़ रहा है, उसकी पूजा हो रही है। अब प्राइम मिनिस्टर यहाँ है जहाँ गाय की पूजा हो रही है, पोंगल के दिन उनको खिलाया जा रहा है। ये है तो ये तमिलनाडु के लोगों को जो एक बहुत बड़ी धारा के हैं उनको भी याद दिलाना है कि तमिलनाडु इस संस्कृति का जो है वो रहा है, कोई अलग से कोई तमिलनाडु नहीं रहा है, वो भी भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है। मीनाक्षी हमारे मित्र ने बहुत अच्छा देखिए उन्होंने एक राजनीतिक इशारा भी किया है। देखिए धर्म मान्यता उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और चित्र बहुत जो आप दिखा रही हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक राजनीतिक मतलब सोच और समझ भी है कि तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है और चुनाव को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। इसके मामले में हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो हर चीज़ को एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का काम करते हैं। इस समय देखिए देश में मतलब मेरे ख्याल से 13-14 राज्यों में तो एक्टिव अलग अलग तरह के अलग अलग नामों से त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने एक तमिलनाडु का वो चुना और एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। इसका फायदा होगा या नहीं, लेकिन प्रयास जरूर है। अच्छा, इस पॉलिटिकल मैसेजिंग में चूंकि आप कांग्रेस इतने सालों से कवर करते आ रहे हैं, कांग्रेस के काम करने का तरीका क्या है, तमिलनाडु में कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है? तमिलनाडु की आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। देखिए तमिलनाडु में इस समय कांग्रेस जो है वो मतलब अपना छोड़ पढ़ाई की तरफ देख रही है। मतलब डीएमके के साथ उनके एक अच्छा पुराना एक ऐतिहासिक संबंध है, और वो अलायंस छोड़ के वो इधर उधर, क्योंकि उनके जो रणनीतिकार हैं खासतौर से जो प्रवीण चक्रवर्ती है वो उनका डीएमके से मोह भंग हो गया, बल्कि डीएमके ने उनको कटघरे में खड़ा किया। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो विजय जो कैप्टन है जो टीवी के, उसके साथ कुछ अलायंस हो जाए। और मुझे लगा कि बात मलेशिया तक गई है, मलेशिया में बातचीत चल रही है, मलेशिया में बातचीत चल रही है। जी हाँ। तो ये तमाम चीजें हो रही है, बड़ी अटपटी सी बातें हो रही है, और इसका मतलब राहुल गांधी का जो एक पॉलिटिकली मतलब जो इमेच्योरिटी आप अनाड़ीपन कहिए, मुझे लगता है कि उसका परिणाम आपको तमिलनाडु के चुनाव में नजर आएगा। बीजेपी जितने नुआंसेस है उसको बहुत अच्छे से समझती है। राहुल गांधी तमिलनाडु ही गए थे उसके बाद, लेकिन तमिलनाडु से ज्यादा कर्नाटक की पॉलिटिक्स की चर्चा हो गई। वो तमिलनाडु की कम ही हुई। हम लोगों ने देखा है कि उनकी यात्रा ही एक प्रकार की होती है। अरे कांग्रेस इनिय पोंगल नड़वा तकल आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं, उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल
एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वैसे मेरे लिए ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। साथियों, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। तिरुकुरल में कृषि और किसानों पर विस्तार से लिखा गया है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं।
हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीने पहले मैं तमिलनाडु में नेचुरल फार्मिंग से जुड़े एक सम्मेलन में शामिल हुआ था, जहां मैंने देखा कि हमारे तमिल युवा कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। यानी प्रोफेशनल लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें छोड़ करके वो खेत में काम कर रहे हुए मुझे मिले। मैं खेती से जुड़े अपने युवा तमिल मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे सस्टेनेबल खेती में क्रांति लाने के इस अभियान का और विस्तार करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। साथियों, तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पोंगल के इस पावन अवसर पर हम उस विश्वास को महसूस कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी धरती का सम्मान करता है और भविष्य को लेकर भरोसे में भरा हुआ है। इनिय पोंगल नलवा अकड़क्तुक्कल, वाळगा तमिल, वळगा भारतम। एक बार फिर आप सभी को पोंगल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल फेस्टिवल का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, उन्होंने पर्व मनाया और जब उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की तो उन्होंने वड़क्कम के साथ, आप ये समझिए जैसे हिंदी भाषा में नमस्कार होता है वैसे ही तमिल भाषा में वड़क्कम होता है, तो वड़क्कम के साथ आज पोंगल मनाया।